जिस प्रकार से हिंदी में बात किया उसी टूटी फूटी हिंदी में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और इनामदार साहब की बात हुई तो मैंने कहा भाई आपने सब तो बोल दिया, मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलने के लिए ज़्यादा बचा भी नहीं है। मैं इसका एक और पहलू लूँगा कि मेरे पहले के वक्ताओं ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, उसको जरा ख्याल कीजिए। उन्होंने कहा देश की प्रगति 15% अमीर लोगों के अमीर होने से नहीं होती। देश की प्रगति पिछड़े हुए 85% लोगों की बेहतरी से हो सकती है, उनकी शिक्षा से होती है, जो आपके हाथ में है। और उन्होंने तो 15% कह दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 15% आंकड़ा बहुत ज्यादा है। आजकल तो हम केवल 2 ही लोगों को सुनते हैं जो ऊपर जा रहे हैं। और दुनिया में जितने भी इंडेक्स होते हैं, दुनिया का कंपैरेटिव इंडेक्स है, और उसमें हर चीज में इंडिया पिछड़ता जा रहा है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम वो है जो हमारे एजुकेशन को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका इस पे बहुत प्रभाव हो रहा है। मैं पहले एक व्यापक बात करता हूँ। माइनॉरिटीज की बहुत अच्छी परिभाषा आपके सामने रखी गई, उससे अच्छी परिभाषा हो भी नहीं सकती। पर आज मुझे लगता है सबसे देश में जो बड़ी समस्या है वो गरीबी की है। गरीबी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारे राजनीतिक लीडर अपनी छाती फुलाते जा रहे हैं, गर्व करते जा रहे हैं, गरीबी और अशिक्षा बढ़ती जा रही है। और ऊपर से जैसे हमारे हिंदी में कहावत है, करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, वही मामला हो रहा है। एक तरफ से तो वैसे ही, जहाँ तक मेरा छोटा सा ज्ञान है, मदरसा में ज्यादातर गरीब बच्चे आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, राइट। उनके लिए वो कॉन्वेंट एजुकेशन और वो बड़े बड़े बिरला अंबानी स्कूल उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों की जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेरी आपसे अपील है, क्योंकि गरीब को आपका ज्यादा एक्सपोजर गरीब बच्चों से है, और उनको एजुकेशन में सामने लाने की जिम्मेदारी वो आपके कंधों पर है। इसलिए मैं आपको सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे चलेगा, क्योंकि जिस समाज में शिक्षा नहीं होती वो प्रगति नहीं कर सकता। ये बात लिख के रख लीजिए। इनामदार साहब ने तो अपना पूरा जीवन एजुकेशन में लगा दिया, उनका काम को मैं दूर से देख रहा हूँ। पर उससे मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद साहब तक जाना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है। मोहम्मद साहब का एक वाक्य था, एजुकेशन शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको प्राप्त करने के लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाइए। अब उस समय चीन कितना दूर होगा अरेबिया से, वो तो आप जानते हैं। आजकल तो खैर चीन जाना बहुत आसान है, और उस समय कितना मुश्किल होगा। सवाल यह है कि उन्होंने एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया। ये बात हमें अपने दिल में रख के रखना चाहिए कि एजुकेशन के बगैर सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती, और वो एजुकेशन देने का काम आप जैसे लोगों पर है, और उसकी जिम्मेदारी जितनी आप अच्छे से करेंगे समाज की उतनी ज्यादा प्रगति होगी। नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद साहब के बाद मुझे जो और लोग याद आते हैं जिन्होंने एजुकेशन पर उतना ही जोर दिया। आज तो भारत आजाद है, नया संविधान आया। ये बात और है कि उस संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बात डिप्रेशन में नहीं कह रहा, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि उस संविधान को हमको टूटने नहीं देना। उस संविधान के आधार पर ही हमारा विकास और प्रगति हो सकती है। पर जब आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय 1950 में तो 1% लड़कियां जाती थी। थोड़ा मैं और पीछे ले जाता हूँ। सबसे पहले गरीबों के बीच में एजुकेशन की जो बात की वो महात्मा ज्योतिराव फुले ने की। अगर आपने नाम नहीं सुना तो सुनिए। महात्मा ज्योतिराव फुले दलितों के बहुत बड़े लीडर, और उन्होंने देखा दलित समाज जब तक पिछड़ा हुआ है, जब तक इसमें शिक्षा नहीं है, इनकी प्रगति नहीं हो सकती। उन्होंने स्कूल खुलवाए, स्कूलों में दलितों को शिक्षा दी। पर ये काम इतना आसान होता है? आज तो लगता है बहुत हो गया ऑटोमेटिक। तो मैं आपको 2 मजेदार बातें बताना चाहता हूँ।
तो जब ज्योतिराव फुले जी ने दलितों के लिए स्कूल खुलवाए, गरीबों के लिए स्कूल खुलवाए, और याद रखिए उनको मदद करने वाले जो बड़े लोग थे ज्यादातर मुसलमान थे। आई एम प्राउड ऑफ दैट। दलितों के बीच में शिक्षा जाने लग गई, तो दलितों की शिक्षा को रोका कैसे जाए? अच्छी चीज करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज अच्छी चीज को रोकने वाले होते हैं। तो उन्होंने दलितों की शिक्षा को रोकने के लिए एक अफवाह उड़ाई। अफवाह बंगाली में क्या कहते हैं? गुजब गुजब उड़ाई। और आपको पता होगा अफवाह में बहुत पावर होता है। कई बार अफवाह गणपति की मूर्ति को दूध भी पिला देती है। अफवाह उड़ाई गई, हे भगवान, यानी मराठी में पहले कहता हूं, कलयुग आले शिक्षा गेली शूद्रा घरी। हे भगवान, क्या घोर कलयुग आ गया है कि शिक्षा की देवी सरस्वती शूद्रों के घर जा रही है। मैं सवाल को उलट देता हूं, मैं सवाल को ऐसा उलट देता हूं, कलयुग वो युग है जिसमें शिक्षा दलितों के लिए, गरीबों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए उपलब्ध है, और सतयुग वो युग है जिसमें शिक्षा केवल थोड़े लोगों के लिए सीमित है। तो जवाब दीजिए, आपको सतयुग चाहिए या कलयुग चाहिए? जो भी आप कहेंगे मैं आपके साथ चल रहा, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक और बात हुई, और वो बात ये हुई लड़कियों की शिक्षा। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने हॉल में देखने की कोशिश की, सिस्टर्स कितनी हैं, सिस्टर्स क्यों नहीं हैं? सिस्टर्स का भी एक समस्या बताता हूँ। लड़कियों के बीच की शिक्षा भी उतनी ही मुश्किल, और उसके लिए हमारे महाराष्ट्र से सावित्री बाई फुले आई। ये याद नाम यहाँ दिल पे रख के रखिएगा। और सावित्री बाई फुले और उनकी जो सहेली थी उनका नाम था फातिमा शेख। गरीबों के बीच में धर्म का कोई फर्क नहीं होता। धर्म की राजनीति केवल पावरफुल लोग करते हैं। फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले को साथ चलने में कोई समस्या नहीं है। और सावित्री बाई फुले स्कूल खोलती है तो फातिमा शेख कहती है मैं आपके स्कूल में पढ़ाऊंगी। पर उतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये दोनों महिलाएं जब स्कूल जाती थी तो साथ में 2 साड़ियां लेके जाती थी। क्या उनको अपने प्रधानमंत्री के जैसा फैशन परेड करना था? नहीं। वो 2 साड़ियां इसके लिए ले जाती थी कि रास्ते में जब वो जाती थी तो लोग कहते थे ये तो हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है। उन पे कीचड़ गोबर फेंकते थे, साड़ियां गंदी हो जाती थी और स्कूल में जाकर वो साड़ियों को बदलते थे। खैर, तो ये है एजुकेशन का महत्व जो आप लोग बहुत इम्पोर्टेंस तरीके से पूरा कर रहे हैं। फिर खैर भारत में एक थोड़ा हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हुआ तो है। एक तरफ जहां हमने देखा महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, रफी अहमद किदवई, इन लोगों ने मिलकर एक आधुनिक भारत का सपना बनाया, एक आधुनिक भारत के लिए संघर्ष किया जहां सब लोग पूरी इज्जत से जी सके। दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो चाहते थे धर्म के लेवल पर एक राष्ट्र बने, पुराने मूल्यों को लेकर चले, मनुस्मृति की बातों को लेकर चले, और उसके आधार पर जो बाकी लोग हैं, एक तरफ तो किसी को आइडेंटिफाई किया गया, भाई ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, ये विदेशी हैं, ये धर्म विदेशी है। खैर, मैं एजुकेशन पर थोड़ा इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मजहब का क्या कोई देश होता है या मजहब पूरी दुनिया के लिए है? क्या कहते हैं आप? पूरी दुनिया के लिए। मजहब का देश विदेश नहीं होता, देशी विदेशी मजहब में नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कई चीजें देशी विदेशी होती हैं, वो आप पहचान लीजिए कौन सी चीज। शाम को कुछ लोग एंजॉय करते हैं ना, कुछ लोग देशी कुछ लोग विदेशी, पर मजहब और इंसानियत के मूल्य पूरी मानवता के होते हैं। तो खैर, वो देशी विदेशी कहने वाले लोग उस समय तो कमजोर थे, देश के लोगों ने उनको सहायता नहीं दी, पर दुर्भाग्यवश अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक से उनको मैंने लूंगा, डरिए मत। मैं एक आउटलाइन आपको कुछ पॉइंट्स रख देता हूँ कि भारत का विभाजन मजहब के कारण नहीं हुआ। भारत का पार्टीशन जो हुआ वो इसलिए हुआ कि कुछ जो एलीट लोग थे, संभ्रांत लोग थे, वो अपने पावर को मेंटेन करने के लिए
एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लग गए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गए। उसके लिए सब लोग मोहम्मद अली जिन्ना को दोष देते हैं, पर अंग्रेजों की नीति को भूल जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को सब लोग याद रखते हैं, पर अल्लाह बख्श को कोई याद नहीं रखता। कौन थे अल्लाह बख्श? अल्लाह बख्श वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की 1940 की स्पीच के बाद तुरंत एक नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें 50,000 मुसलमानों ने, आम मुसलमानों ने भाग लिया, 5,000 औरतों ने भाग लिया और उसमें एक ही प्रस्ताव आया कि हम आम मुसलमान पाकिस्तान की मांग का विरोध करते हैं। ये पाकिस्तान की मांग हम गरीबों के लिए आत्महत्या के समान है। खैर, ये उसको याद रखिए कि पार्टीशन, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाद में ये दोष मुसलमानों पर डाला गया कि मुसलमानों के कारण पार्टीशन हुआ। याद रखिए, पार्टीशन मुसलमानों के कारण नहीं हुआ। पार्टीशन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के कारण हुआ, और जो मुसलमान यहाँ देशभक्त मुसलमान थे वो संख्या में बहुत ज्यादा थे। उसका एक बड़ा तबके के वंशज आज मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया, इसी भारत में रहने के लिए अपना मन। अब पार्टीशन के बाद में ये बात चली और मुसलमानों पर आरोप लगाए गए, इसलिए मुसलमानों के बीच में प्रॉपर राइट्स लेना, बराबरी लेना और मुश्किल होता है। अभी और मुश्किल थोड़ा हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ज्यादा हिम्मत जुटाएं ताकि हम अपने मकसद को प्राप्त कर सके। पिछले हफ्ते आसाम में 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया गया। क्या कहा गया कि भाई मदरसे जो हैं ये टेररिज्म के सेंटर हैं। अब इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मदरसा, इनामदार साहब ने बताया, हमको पूरा एक मॉडर्न एजुकेशन चाहिए, हमको एक अच्छा एजुकेशन चाहिए। मदरसे का और कुछ मतलब नहीं होता। मदरसे का मतलब वो जगह जहां एजुकेशन दिया जाता है। तो आज इसकी बदनामी क्यों हो गई? थोड़ा सा मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 2 लाइन में बताऊंगा कि जब अमेरिका ने रशिया के खिलाफ, रशिया की आर्मी ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसका मुकाबला करने के लिए रशिया का मुकाबला करने के लिए अमेरिका आना चाहता था। अमेरिका की फौज का मोरल डाउन था, तो उन्होंने पाकिस्तान के 2-3 मदरसों में टेररिज्म के ट्रेनिंग देने के लिए सेंटर खोले। वहीं से मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट की बात हुई और इसके साथ मानवता के साथ सबसे बड़ा जो अपराध किया वो अमेरिकन मीडिया ने किया। क्या अपराध था वो? उन्होंने इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया और कहा मदरसों में आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इस बात को न्यूट्रलाइज करना, इसका विरोध करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मदरसा में आतंकवाद नहीं, मदरसा में इंसानियत की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा कोई वो मजहब नहीं है, वो मजहब ही नहीं है जो इंसानियत की बात करे। मेरे लिए तो मजहब की एक परिभाषा है, एक ही परिभाषा है, इंसान से इंसान को जो मोहब्बत करना सिखाए वो मजहब है, और बाकी सब वो सियासत है जो गंदी है, नैरो है, लोगों को बांटती है। तो इसलिए आज आपके सामने जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अच्छे इंस्टीट्यूशन खड़े करना, इंसानियत के मूल्यों को उनमें गहराई से डालना, और जो पॉलिटिकल पावर्स दुनिया में राज कर रहे हैं और भारत में आज जो बहुत पावरफुल हो रहे हैं, वो इस बात को चाहते हैं कि मुसलमानों के बीच में, खास तौर से गरीब मुसलमानों के बीच में एजुकेशन ना हो। इसलिए बुलडोजर पॉलिटिक्स, जो हमारे लिए शर्म की बात है, ये बुलडोजर पॉलिटिक्स अभी आसाम में हुआ है, कल दूसरी जगह पर करेंगे। क्या कहेंगे? मदरसों में टेररिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ की बात कहाँ पे लाई जा रही है? मैं इसके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे दोस्त जो मदरसों में काम करते हैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से और काम कर सकते हैं, और लोगों के मन में ये विश्वास डालना जरूरी है कि हम उसी प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं जो अच्छे से अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देना चाहिए, और वो हमारा एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। इन नफरत फैलाने वालों का एक ही जवाब है
और वो है हम मोहब्बत से अपनी बात को सामने रखेंगे। नफरत तो वो फैलाएंगे क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स का आधार नफरत है। नफरत के आधार पे वो दंगे करवाते हैं, नफरत के आधार पे वो पावर में आते हैं, और वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म क्या कहूँ, बहुत नजदीक दिख रहा है मुझे, तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत मुबारकबाद कि आपने इस प्रकार की एक एसोसिएशन बनाया है जिसमें आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, एक दूसरे की पॉजिटिविटी से अपनी मजबूती बढ़ाएं और उस मजबूती से एक अपनी तरफ अपने अधिकार प्राप्त करें। अधिकारों के बगैर कर्तव्य नहीं चल सकते। अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज, ए मिक्स हैज टू बी देयर। दिल्ली में कर्तव्य पथ खोला जा रहा है, सुना होगा आपने। अधिकार पथ कब खोलेंगे, उसका कोई निशाना नहीं है, क्योंकि वो जिनके अधिकारों के लिए काम करते हैं उनके पास केवल अधिकार है। कर्तव्य तो हम लोगों के लिए है, जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटी हैं, के लिए। तो अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपने राइट्स के लिए साथ में आने के लिए इस प्रकार की मीटिंग्स की बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ एक और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आज नफरत का पानी सिर से ऊपर उठ रहा है और इस नफरत का मुकाबला करना आप जैसे टीचर्स और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है। याद रखिए, भारत वो देश है, भारत वो देश है जहाँ सूफी संतों ने, भक्ति संतों ने मोहब्बत के आधार पे इंसान को इंसान से जोड़ा। और आज वो वक्त आ गया है जब मजहब के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। तो हम तो मोहब्बत की बात करेंगे, हम तो गांधी की बात करेंगे। यहाँ मैं दो लोगों का उदाहरण दे दूं कि मजहब और सियासत में क्या फर्क होता है। सवाल आपसे ही पूछूंगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बताइए मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे या नहीं? यस नो? यस। क्या उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की? नहीं। क्या उन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया? नो। मैं थोड़ा भी रोल प्ले कर रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट बन जाता हूँ 50-60 साल पहले। मौलाना साहब के पास मैं जाता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू लेने जाता हूँ, बोलता हूँ मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का इतना अच्छा तर्जुमा किया, आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं रखते? तो मौलाना साहब कहेंगे बरखुरदार, मेरा इस्लाम तो इंसान से इंसान को जोड़ने की बात है और ये पाकिस्तान की मांग लोगों को बांटने की बात कर रही है। दूसरा इंटरव्यू बाकी है और वो इंटरव्यू है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ। गांधी जी के पास जाता हूँ पत्रकार के रूप में, बोलता बाबू आप तो एक सनातनी हिंदू हैं, आप हिंदू महासभा क्यों नहीं ज्वाइन करते, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? तो गांधी कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। याद रखिए, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक जिस राज्य के लिए निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ना आपके ना मेरे धर्म द्वारा निर्देशित होगा। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी का ख्याल करना, और मजहब का काम होगा इंसान को नैतिकता का रास्ता दिखाना। ये दो महापुरुष मेरे लिए लैंड पोस्ट हैं, गाइडिंग पिलर्स हैं, जिसके आधार पे हमको भारत देश बनाना है। तो अपील ये है दोस्तों कि आज आपके मदरसों के माध्यम से, आपके बाकी चीज़ों के माध्यम से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करें। और थोड़ा इतने निगेटिव वातावरण में आपको पॉजिटिव बात बता दूं, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने और उसमें मेरा भी नाम नीचे कहीं आ जाएगा, अच्छे वीडियो बनाए हैं जो समाज में मोहब्बत का प्रमोट करने की बात करते हैं। ये वीडियोस को दूर तक ले जाना, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल में, मदरसों में ऐसी चीज़ों को शुरू करना लिमिट के अंदर, कि हम एक मोहब्बत का पैगाम पूरे देश तक पहुंचा सकें। और ये काम केवल कुछ लोगों का नहीं है, जब तक हम सब मिलकर ये काम नहीं करेंगे ये काम पूरा नहीं हो सकता। तो आज हमको संकल्प लेना है, वी हैव टू डिटरमिन कि मैं अपने जीवन का
1%, 2%, 5%, 10% भाग समाज को जोड़ने में दूंगा। अपने अधिकारों के लिए तो लड़ूंगा, पर ये मेरा एक इंसान के रूप में, हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में मेरा कर्तव्य है कि एक अच्छा भारत बनाने के लिए मैं पूरा योगदान दूं। थैंक यू वेरी मच।